सिर्फ थर्ड स्टेट वालों का बात माना जाएगा। जनरल असेंबली मतलब ऐसा ही समझ लीजिए कि वो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि भैया आज से हम ही नेशनल असेंबली। बस इतना ही था। बड़े ध्यान से समझ कर रखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशराइज करके समझाएं। आगे आप चाहे तो ये वाला पूरा का पूरा नोट्स भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे अपने से ही लिखो, ज़्यादा मजा उसमें आता है। अपने से जो कलाकारी करने में जो मजा है ना, अलग ही मजा है, उसके बारे में नहीं कहा क्या मतलब। वही डेस्पोटिज्म क्या लिखा हुआ है, डेस्पोटिज्म मतलब तानाशाही है, मतलब कि एब्सोल्यूट मोनार्की भी कह सकते हैं, मोनार्कियल सिस्टम, उसे वो कहते हैं डेस्पोटिज्म। तो उससे आज़ादी दिलाएगा कौन अब की बार आया है उनका बड़ा भाई फ्रांस। वो लोग आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे जो नेशनलिज्म है वो पूरे के पूरे यूरोप में जा करके फैलता है, और वही फिर आगे चल करके हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए भी उसका काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करता है। क्योंकि जो भी सारा का सारा चीज़ नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी पहले फ्रांस में फैला, फिर उसके बाद फ्रांस से फिर पूरे के पूरे यूरोप में फैला, और फिर यूरोप से जा करके वो कैसे इंडिया तक पहुंचा और बाकी कंट्रीज तक पहुंचा। क्योंकि पहले क्या था कि पहले जैसे आज हम लोग सुनते हैं इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, ये सब, मतलब इंडिया एग्जिस्ट करता था, बट वो पूरे के पूरे यूनाइट फॉर्म में, पूरा का पूरा यूनाइट फॉर्म में इटली, जर्मनी उस टाइप से एग्जिस्ट नहीं करता था। उनके अलग अलग स्टेट्स बटे हुए थे, अलग अलग जर्मनी के स्टेट्स बटे हुए थे, इंडिया के स्टेट्स अलग अलग बटे हुए थे। तो ये सारा का सारा चीज़ आखिर हुआ कैसे, तो यहाँ से उसका शुरुआत होता है। और पूरा का पूरा जो चैप्टर आगे पढ़ेंगे भी कि कोई भी रेवोल्यूशन का शुरुआत यूरोप में होता है फ्रांस से, तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपका टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये जो आपका टॉपिक है, इसके अंदर ये बताया जाएगा कि पहले फ्रेंच में, मतलब फ्रांस में ये पूरा का पूरा कैसे आया, मतलब आइडिया ऑफ नेशन फ्रांस में कैसे आया, और फिर आगे चल करके ये फिर बाद में बाकी यूरोप में कैसे स्प्रेड हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक बार वापस से थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपका क्या हुआ था कि सारा का सारा थ्री स्टेट्स में बटे हुए थे, राजा टैक्सेस बढ़ा दिया था, उसके बाद फिर सारा का सारा ये लोग मोर्चा लेकर के टेनिस कोर्ट पर चले गए थे। फिर वहाँ पर उन्होंने, टेनिस कोर्ट वाला ही था ना, वहाँ पर सारा का सारा खेल हुआ था, जो जो कि टेनिस कोर्ट में जा कर के उन्होंने अपने आप को स्टेट जनरल जो था उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, और पूरा का पूरा जितना भी बेस्टाइल नाम का जेल था उसे जला दिया था। 1789 में ये सारा का सारा खेल हुआ था। चीज़ों को क्रिएट करने के अंदर, नेशन बनाने के अंदर उसका क्या हाथ था, तो यहाँ पर बताता है बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि फ्रांस से कैसे पूरा का पूरा नेशनलिज्म का बिगिनिंग हुआ। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म होता क्या है, तो नेशनलिज्म मतलब सिंपल भाषा में समझाए तो राष्ट्रवाद का फीलिंग। जैसे कि किसी भी देश को अगर यूनाइट करके रखना है तो एक फीलिंग होना बहुत जरूरी है। लॉजिक के सहारे सिर्फ उसको बांध करके नहीं रखा जा सकता है। लॉजिकल हर जगह काम नहीं आता है, कहीं कहीं पे आपको इमोशंस भी जोड़ना पड़ता है। विदाउट इमोशन आप सिर्फ लॉजिक के बेस पर पे किसी भी देश को एक साथ यूनाइट नहीं कर सकते हो। तो यही काम करता है यहाँ पर आपका जो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक टाइप की आइडियोलॉजी है। किस टाइप की आइडियोलॉजी है, यहाँ पर आपका राष्ट्र को जोड़ कर रखने का काम किया जाता है, मतलब एक राष्ट्रवाद की फीलिंग कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। ये जो फीलिंग देता है हमें, ये देता है नेशनलिज्म। एक आइडियोलॉजी है, नेशन की आइडियोलॉजी, एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र, उसका आइडियोलॉजी बताता है नेशनलिज्म, आसान भाषा में बोले तो। अब यहाँ पर क्या बताता है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। मतलब क्या बताता है कि ये जो पूरा का पूरा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये आया कैसे, ये आया फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था। उसके वजह से ही पूरा का पूरा जा करके ये आपका एक्सप्रेशन, यानी ये सोच, ये जो मेन आइडियोलॉजी, उसका आने के पीछे कहीं ना कोई कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई कारण होगा, ऐसे तो कोई सोच आएगा नहीं। तो वो कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था। उसका बाद बताता है उससे पहले क्या था, तो उससे पहले बिफोर द रेवोल्यूशन, यानी रिवोल्यूशन के पहले फ्रांस वाज रूल्ड बाय एन एब्सोल्यूट मोनार्क, जो कि हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर लुइस 16 का राज हुआ करता था। उसने काफ़ी सारे टैक्सेस लगा रखे थे, ज़्यादातर टैक्सेस थर्ड स्टेट वाले को देने रहते थे। वो सारा कुछ तो पिछला क्लास 9 वाला ही है, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने रिकॉल भी किया था पीछे। तो उसी चीज़ के बारे में बस यहाँ पर, तो उनका शासन हुआ करता था लुइस 16 का, जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की था। किसी भी तरीके के वहाँ पे, मतलब जो जनता थी उनका कोई राज नहीं था। वेयर द किंग हैड ऑल द पावर, यानी कि सारा का सारा पावर किसके हाथ में था, राजा। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब ही होता है कि सारा पावर राजा के हाथ में है।
एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद बताया जाता है आफ्टर द रेवोल्यूशन सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी का मतलब होता है पावर, यानी कि जो भी पावर था यहाँ पे वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया किसके पास से किसके पास, किंग के पास से पीपल के पास। क्योंकि रेवोल्यूशन, ये सिनेरियो बता रहा है कि रेवोल्यूशन के पहले का क्या सिनेरियो था, और ये बता रहा है रेवोल्यूशन के बाद का सिनेरियो क्या था। तो रेवोल्यूशन ने क्या किया, फिर से बताते हैं, रेवोल्यूशन ने क्या किया कि एब्सोल्यूट मोनार्की को किससे हटाकर, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजा के पास सारा का सारा पावर था, उससे हटा के सारा पावर किसको दे दिया गया, पीपल्स को। ठीक है, ये वर्ड यूज जरूर करिएगा एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ अगर आप जो जो वर्ड्स है उसी को अगर थोड़ा सा खींच, एसएसटी में सिंपल क्या रहता है ना कि जो जो वर्ड्स आपको बताया जा रहा है आप कीवर्ड्स को पकड़ लो। आगे हम कीवर्ड्स भी देंगे, उसको बस आप क्या करिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कीवर्ड्स जो जो रहता है, और उसको इलेबरेट थोड़ा सा कर देना है, बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। वो आगे हम बताएंगे कैसे उसको लिखना है, कैसे क्या करना है। बस आप अभी जो जो समझाया जा रहा है उसको एकदम दिमाग में रखिए कि कैसे इसको बता रहे हैं। सारा का सारा जो इसमें बताया गया है कि एब्सोल्यूट मोनार्की, सोवेरेनिटी, ये सारा वर्ड्स आपको यूज भी करना है, और ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, द रेवोल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट, यानी कि अब ये रेवोल्यूशन हो गया, तो इसका अगर हम लोग छोटे में अगर निकाले दिमाग में कि इस रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, तो हुआ ये कि द पीपल फ्रॉम द नेशन एंड डिसाइड इट्स फ्यूचर। यानी कि ये पूरा का पूरा अब क्या हो गया कि पहले जो पूरी फ्यूचर यानी कि आने वाला जो भी कल था वो किसके हाथ में था, वो था राजा के हाथ में। लेकिन अब यहाँ से क्या हो गया, अब वो आ गया सिंपल, सिंपल किसके हाथ में, पीपल्स के हाथ में, यानी कि वहाँ की जनता के हाथ में। बस। अब उसके बाद क्या बताता है, दूसरा पॉइंट, यहाँ तक मैं आपका हो गया बिगनिंग, ये तो बता दिए कि शुरुआत में ऐसा ऐसा हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अब यहाँ पर वही चीज़ हम बताएं कि नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने के लिए नेशनल आइडेंटिटी का होना जरूरी है। नेशनल आइडेंटिटी के लिए क्या क्या चाहिए, खुद सोच करके बताइए, नेशनल आइडेंटिटी के लिए क्या क्या चाहिए होगा। चाहिए होगा कि हमारे देश का एक झंडा हो, हमारा खुद का एक राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, हमारे क्या बोलते हैं कुछ कुछ स्टोरीज होने चाहिए। तो ये सारा का सारा चीज़ आपका अगर होता है तो एक फीलिंग के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। एक फ़ोटो होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे भारत माता का फ़ोटो है, तो उनके यहाँ पर कोई फ़ोटो होगा, तो वो सारा का सारा चीज़ें होना चाहिए, जिससे कि क्या लगे, थोड़ा-सा नेशनलिज़्म का फीलिंग अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या बताता है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़, रिवॉल्यूशनरीज़ मतलब जो रिवॉल्यूशन करते हैं, रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशनरीज़ में अंतर है। टूक मैनी स्टेप्स टू यूनाइट पीपल एज वन नेशन। मतलब कि ये सारा का सारा जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने किस तरफ अपना कदम बढ़ाया, कदम इस पर बढ़ाया कि सबको यूनाइट करना है, जितने भी पीपल है उनको यूनाइट करना है एज वन नेशन, यानी एक राष्ट्र के अंदर। तो क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे फादरलैंड का कॉन्सेप्ट है। इसको यहाँ पर फ्रेंच भाषा में कहा जाता है ला पात्री। क्या कहा जाता है, ला पात्री। ला पात्री यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लापात्री का जो मीनिंग है, या फिर आपको ये दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा। मतलब कि आपको बस इसमें दिमाग में रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में ये दोनों ही चीज पूछा जाता है कि लापात्री का क्या मतलब था, तो द फादरलैंड। ली सिटोयन का क्या मतलब है, द सिटीजन। इस तरह के वहां पे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाने लगा। ठीक है। उसके बाद क्या बताता है, ऑल सिटीजन्स हैड इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि जितने भी उस जगह के रहने वाले सिटीजन है, उन सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। इक्वल राइट्स हर एक को मिलेगा, तभी जा करके हम लोग कह सकते हैं क्या कि वो देश पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डेमोक्रेसी वहाँ पे चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सीधा सी बात है कि वहाँ पर या तो डिक्टेटरशिप है, या तो मोनार्कियल सिस्टम है, या एब्सोल्यूट मोनार्की है। उसके बाद बताता है इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल। अब ये सारा चीज़ तो हुआ कि कुछ कुछ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट किए गए। अगर क्वेश्चन भी आता है कि किस किस टाइप के सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट किया गया, तो लापात्री, ली सितोयन, ये सारी चीज़ों को क्रिएट किया गया, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बाकायदा, जिसमें सारे के सारे सिटीजन्स को क्या दिया गया, इक्वल राइट्स दिया गया। ये तीनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए, उसके बाद बताया गया है ट्राई कलर फ्लैग रिप्लेस द रॉयल फ्लैग। यानी कि यहाँ पे किस किस टाइप के सिंबल बनाए गए, तो पहले क्या था, हर एक का अपना रॉयल फ्लैग होता है, तो वहाँ पे जो राजा थे वो अपना रॉयल फ्लैग को यूज करते थे। एक फोटो यहाँ पे आ जाएगा जिसमें आपको दिखेगा कि उस टाइम का रॉयल फ्लैग कैसा था। अब यहाँ पर दूसरा फोटो आएगा जो कि आपको दिखाएगा कि अभी का फ्लैग देखा ही होगा आपने कि नेवी ब्लू होता है, व्हाइट होता है, रेड होता है, तो इस टाइप का फ्लैग आपको दिख जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बताता है स्टेट जनरल रीनेम एज नेशनल असेंबली, जो कि अच्छा ये चीज आपको एक बार फिर से समझ लीजिए। स्टेट जनरल को यहाँ पे नेशनल असेंबली के रूप में बना दिया गया था। तो वो हुआ कैसे था कि सारे के सारे लोग जितने भी थे, क्योंकि
सारे ने हड़ताल कर दिया था, मतलब जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे, क्योंकि जितने भी फिलोसोफर्स थे, अगर थोड़ा सा हम रिवाइंड कराएंगे तो क्लास 9 का चैप्टर है ये, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो पहला ही चैप्टर था हिस्ट्री का। उसमें क्या हुआ था कि जितने भी फिलोसोफर वैसे थे, कौन कौन थे, जीन जैक रूसो, उसके बाद फिर जॉन लॉक, ये सारे जो जो फिलोसोफर्स हुआ करते थे, उन्होंने अपनी फिलॉसफी के थ्रू लोगों का माइंडसेट को चेंज किया था, और सारे के सारे मिल करके अपनी राइट से रिलेटेड बात करने लगे। ये कहने लगे कि सिर्फ हम ही लोग क्यों टैक्सेस दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही क्यों इतना शोषण हो रहा है। तो ये सारा चीज़ से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन पूछने लगे। और इसके बाद क्या किया, राजा ने एक जनरल असेंबली बैठाई, जिसमें तीनों स्टेट्स के लोग थे, जिसको इसीलिए इसको कहा जाता था स्टेट जनरल। यहाँ पे तीनों स्टेट्स के लोग हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन होता था, जो भी आपका कलर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में पीजेंट। तो क्या था, अब थर्ड स्टेट में उसके पहले भी आपने उधर देख रखा था कि दो टाइप के सिटीजन थर्ड स्टेट में भी रहते थे, एक एक्टिव सिटीजन, एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार मिलता था, पैसिव सिटीजन्स को नहीं मिलता था। एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जो कि तीन, मतलब कि अपना जिनके पास ज़मीन वगैरह थी, जिनके पास मतलब इतना पैसा होता था कि वो 3 दिन तक किसी को अगर मजदूरी करवाएं तो उनसे उनको पैसा दे सके। मतलब इस टाइप का पूरा कॉन्सेप्ट था, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इतना याद रखिए कि ये सारा का सारा चीज़ चल रहा था। अब उसके बाद क्या किया गया कि वो लोग चले गए वहाँ पर स्टेट जनरल, वहाँ पर स्टेट असेंबली के अंदर, स्टेट जनरल के अंदर सॉरी। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा वहाँ पर सब कुछ असेंबली बैठा हुआ था, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वाले बैठे हुए थे, और थर्ड स्टेट चारों तरफ से खड़े थे, क्योंकि उनकी ज़्यादातर आबादी थी। मतलब अब उसके अंदर भी ये था कि फीमेल्स को जाना अलाउड नहीं है, चिल्ड्रंस को जाना अलाउड नहीं है, वो लोग नहीं जा सकते हैं जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं, ज़मीन नहीं है इनके पास। तो सिर्फ और सिर्फ वही कुछ गिने चुने लोग थर्ड स्टेट के, जो कि मिडिल क्लास थे बेसिकली, इनके पास थोड़ा सा पैसा था, पढ़े लिखे थे, वो लोग चले गए। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि सारे के सारे लोग बैठ करके बातचीत करना अपना सिंपल स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर पहले क्या सिस्टम चल रहा था कि हर एक स्टेट का एक वोट गिना जाता था। मतलब क्या था कि जैसे फर्स्ट स्टेट वाले हैं, सेकंड स्टेट वाले हैं, थर्ड स्टेट जो कि पीजेंट है। तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा उस स्टेट के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो जाकर वोट देंगे। कौन देगा वोट? सिर्फ और सिर्फ उस पूरे स्टेट का एक वोट काउंट किया जाएगा। मतलब कि लेट्स सपोज, इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझते हैं कि जैसे क्या था कि कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा ये रहा कि जैसे हमको कोई लॉ वहाँ पर पास करवाना है, तो लॉ पास करवाना है, तो लॉ कैसे पास करवाएंगे? अब फर्स्ट स्टेट वाला, सेकंड स्टेट वाला हमेशा उस लॉ को मना ही कर देगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट तो आपस में उनका मिली भगत है। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि थर्ड स्टेट जो बोल रहा है उसको हम पूरा करें। तो हमेशा क्या करते थे वो लोग कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट दोनों के दोनों हर एक में अपना वोट तो दे ही देते थे, तो एक और एक दोनों मिला करके 2 वोट हो गए, और बाकी थर्ड स्टेट वाला का एक ही वोट बचा। थर्ड स्टेट वाला एक ही वोट बचा, तो सीधा क्या देते थे कि भाई तुम्हारा तो वोट ही नहीं आया, तो तुम्हारा बात नहीं माना जाएगा। इसी पर जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब आप मेंबर्स के हिसाब से करो कि जिसमें जितने ज़्यादा, मतलब कोई भी अगर हमको रूल्स बनाना है, रेगुलेशन बनाना है, तो या फिर कोई पॉलिसी को लागू करवाना है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका वोट होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो कि एक स्टेट के अनुसार, यानी कि उसमें सारे जो मेंबर्स हैं उनका गिना जाएगा कि अच्छा, मान के चलो कि अगर 1000 मेंबर हैं, तो 1000 में से 600 लोग इसको मानते हैं, 400 लोग इसको मानते हैं, मतलब 600 जिसको मान रहे हैं, यानी मेजोरिटी जिस तरह पे जैसे आज वोट होता है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर, जस्ट वैसा ही कि जिस टाइप का आपका वहाँ पर रहेगा उसी टाइप से आपका सारा का सारा वोट के अनुसार किया जाएगा। समझ गए? इतना ही था। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट जनरल वाले पूरे के पूरे मिला करके, अब राजा जो कि फर्स्ट सेकंड स्टेट वाला था और फर्स्ट स्टेट वाला, वो इसको मानने से मना कर दिया कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात को। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि सारे अपना मोर्चा लेकर के निकल गए। वहीं पर सामने टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर जाकर के उन्होंने हड़ताल कर दिया। और जब राजा फिर भी नहीं माना, तो उन्होंने जनरल असेंबली को ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, यानी कि वहाँ पर अब से सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट वालों का बात माना जाएगा। जनरल असेंबली मतलब ऐसा ही समझ लीजिए कि वो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि भैया आज से हम ही नेशनल असेंबली है। बस इतना ही था। तो यही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट जनरल रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। ठीक है? इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ के रखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशराइज करके समझा है। आगे जैसा कि हम लोग पीछे देखे, पीछे में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कैसे कैसे सारा का सारा नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी फ्रांस में कैसे फैला। वहाँ पर ओथ्स लिए गए, फिर उसके बाद हाइम्स बनाए गए, फिर से
ट्राई कलर वहाँ पर पूरा का पूरा फ्लैग बनाया गया। वो सारा का सारा चीज़ हुआ और उससे नेशनलिज्म फैला। नेशनलिज्म फैलने के बाद क्या हुआ था कि पूरा का पूरा वहाँ पे जनता का राज चल रहा था, मोनार्की सिस्टम हट चुका था। तो अब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद सेंट्रलाइज एक पावर आया। तो सेंट्रलाइज पावर ने वहाँ पर कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या है, और ये क्वेश्चन भी आता है। आप चाहे तो ये वाला पूरा का पूरा नोट्स भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम तो बोले कि अपने से ही लिखो, ज़्यादा मज़ा उसमें आता है। अपने से जो कलाकारी करने में जो मज़ा है ना, अलग ही मज़ा है, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। हालाँकि हम माइंड मैप पूरा का पूरा दे देंगे, उसमें जो क्या बोल सकते हैं उसको, नोट्स वगैरह वो सब भी हम दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करना है कि अपने से लिखने का। अभी इस पूरे के पूरे चैप्टर के बाद हम सारा का सारा क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। सारा का सारा जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो कि बार-बार आता है, सीबीएसई बार-बार जिस सवालों को पूछता है, उसको सारा का सारा यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। उसमें आपको हम यहाँ पर खुद अपने से यहाँ पर लिख करके बताएँगे कि कैसे कीवर्ड्स का यूज़ करके वो पूरा का पूरा आंसर को फ्रेम किया जाता है, और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा आपके दिमाग में किस टाइप से लिखना है, हर एक उसको उस टाइप से कर सकता है। ठीक है? अब देखते हैं कि क्या-क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए। ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या-क्या था, किया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वाज़ इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि अब वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम हट चुका था। मोनार्कियल सिस्टम हटने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर आ चुका था एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, और वो कौन था? स्टेट जनरल ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था? नेशनल असेंबली। तो यहाँ पर क्या कौन-कौन से रूल्स आए? तो पहला क्या था? सेम लॉज़ फॉर ऑल सिटीज़न, यानी सारे के सारे सिटीज़न्स के लिए क्या था? सेम लॉ बना दिया गया था, पीछे भी बताए थे। वही चीज़ यहाँ पर करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में पहला क्या था कि सारे के सारे सिटीज़न्स के लिए सेम लॉज़ बना दिए गए थे, सेम लॉज़ फॉर ऑल सिटीज़न, ठीक है? दूसरा है उसके बाद इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ रिमूव्ड। अब ये क्या है? कस्टम ड्यूटी का क्या मतलब होता है? कस्टम ड्यूटी मतलब कि अगर कहीं भी आप देखते होंगे कि बाहर से कुछ इम्पोर्ट होता है हमारे देश में, आज के टाइम पीरियड पर बाहर से जब हमारे यहाँ पर कुछ आता है, या हम लोग कहीं पर जाते हैं कुछ बेचने के लिए, तो आप शायद बहुत कम बच्चों ने सुना होगा कि मतलब अभी टैरिफ वगैरह का काफ़ी कुछ बात चल रहा था न्यूज़ वगैरह में, अगर न्यूज़ कोई देखता हो तो। हालाँकि न्यूज़ तो नहीं देखते होगे, क्या ही बताएँ उसमें। तो न्यूज़ में ऐसा था आता था कि अमेरिका ने काफ़ी देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो ये टैरिफ क्या था? टैरिफ भी एक टाइप का आपका कस्टम ड्यूटी ही था। लेकिन ये क्या था, यहाँ पर इंटरनल कस्टम ड्यूटी था। इंटरनल कस्टम यानी कि वो अपने ही देश के अंदर कुछ यहाँ से वहाँ बेचना है, तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स एक तरह से समझ लो। समझ गए? इसको एज़ इट इज़ देखो कि ये एक टाइप का टैक्स हो गया, ऐसा समझो। उतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि थोड़ा-सा दिमाग है उतना लगाओगे तो वही, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि ये कस्टम ड्यूटीज़ क्या है, ये एक टाइप का टैक्स है, जिसको इंटरनल टैक्स लिया जाता था कोई भी सामान बेचने पे, तो उसको हटा दिया गया। ठीक है? सामान बेचने पे, खरीदने पे नहीं, सामान बेचने पे जो टैक्स लगता था कि कुछ बेच रहे हैं ना, तो उस पे टैक्स हमको खुद से देना पड़ेगा। किसको? सरकार को देना पड़ता था। तो यहाँ पर अब उसको हटा दिया गया। उसके बाद क्या था? यूनिफ़ॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। यूनिफ़ॉर्म वेट्स एंड मेजर्स मतलब कुछ इसको थोड़ा-सा समझ लो अच्छे से कि यूनिफ़ॉर्म वेट्स एंड मेजर्स क्या हो गया, कि आप थोड़ा-सा इमेजिन करो कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर आज के टाइम पर इंडिया में, कि तुम जब दिल्ली जाते हो, तो दिल्ली में जाकर के तुम देखते हो क्या कि भैया यहाँ पर केजी का अलग ही मतलब चल रहा है। मतलब जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 केजी इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम, वहाँ पर चल रहा है 1 केजी इज़ इक्वल्स टू 1200 ग्राम। लो भैया, पूरा का पूरा खेल ही उल्टा चल गया। तो उसके बाद फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में आकर के देखते हो 1 केजी इज़ इक्वल्स टू 500 ग्राम। क्या मतलब है भैया? अब हर एक जगह अलग-अलग चीज़ चलेगा, तो हम लोग कैसे, मतलब तुम उत्तर प्रदेश गए, तुमको बाकायदा दिमाग में याद करना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पर ये चल रहा है, वहाँ पर वो चल रहा है। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन सारे के सारे जगह पर यूनिफ़ॉर्म वेट एंड मेजर ला दिया गया कि, और छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि फ्रांस ही वो पहला कंट्री था, या जगह था जहाँ पर यूनिफ़ॉर्म वेट एंड मेजर्स लाया गया। और इसको कौन लाता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना याद रखो। उसके बाद क्या बताता है कि फ्रेंच लैंग्वेज मेड द कॉमन नेशनल लैंग्वेज, यानी कि अब वही चीज़ है कि किसी भी राष्ट्र को, मतलब राष्ट्रवाद की फीलिंग को कायम रखने के लिए एक राष्ट्र लैंग्वेज भी होना चाहिए, मतलब नेशनल लैंग्वेज भी होना चाहिए। तो नेशनल लैंग्वेज यहाँ पे किसको बनाया गया है? फ्रेंच को। ऑब्वियसली तुम्हारा फ्रांस है तो फ्रांस का नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच ही होगा। उसके बाद क्या है? रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब समझते हो कि जैसे उत्तर प्रदेश वाला मध्य प्रदेश से भिड़ रहा है, मध्य प्रदेश वाला
बगल में जो गुजरात है उससे भिड़ रहा है, राजस्थान से भिड़ रहा है। तो ये सब चलता रहेगा तो भैया नेशन वाइज तो क्रिएशन कभी होना ही नहीं है कि नहीं? अगर सामने वाला आपस में ही जो देश के अंदर स्टेट्स है वो आपस में लड़े जा रहे हैं तो कैसे बनेगा? बनने का कोई संभावना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या गया कि जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उसको हटा दिया गया, उसको पूरी तरीके से रीजनल डायलेक्ट्स का ये मतलब हो गया कि जो मतलब अब हर एक रीजन वाइज अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस बोले जाते थे, अलग अलग टाइप के बातचीत की जाती थी। तो वहाँ पर क्या था कि जितने भी अलग अलग, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी झारखंड में अलग टाइप के भाषा बोले जाते होंगे, बिहार में अलग होता होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होता होगा, फिर से राजस्थान के अलग अलग राजस्थान में अलग भाषा बोला जाता होगा। तो उसी टाइप से वहाँ पर भी रीजन वाइज अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा बोला जाता था। तो उसको क्या किया जाने लगा, डिस्करेज, कि नहीं अब से क्या बोलना है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलना है, सब क्या बोलेगा भैया, फ्रेंच बोलेगा, इधर उधर कुछ नहीं बोलना अब। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा आगे चल करके क्या किया, नेशनल यूनिटी को बढ़ाने का काम किया। तो नेशनल यूनिटी को बढ़ाने का काम कौन कौन करता है, तो पहला यहाँ पर क्या किया गया, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को याद रखना। पहला पॉइंट क्या, ऑल सिटीजन्स के लिए इक्वल लॉ ला दिया गया, सेम लॉ ला दिया गया, मतलब सारे सिटीजन्स के लिए सेम लॉ है। दूसरा, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया है। तीसरा, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर ला गया है, सबके यहाँ पर एकदम सेम है। फ्रांस में कहीं पर भी अब चले जाइए आप, कोई भी स्टेट में, सब जगह पर क्या है, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और लास्ट में चौथा क्या है, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और फ्रांस के अंदर फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। और इसके बाद आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड यूरोप, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अब धीरे धीरे यूरोप की तरफ फैलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि फ्रेंच का तो पूरा का पूरा फ्रांस का यही काम था कि हमारे यहाँ पर हुआ है, अब पूरे के पूरे यूरोप को हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशनाइज करेंगे। रिवोल्यूशनाइज मतलब कि वहाँ पर क्रांति लेकर के आएंगे और वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम को हटा करके डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लोगों की बात सुनी जाएगी। तो यहाँ पर क्या करता है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज बिलीव दैट फ्रांस हैड द मिशन टू फ्री यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। एक और वर्ड याद रखना, यहाँ पे डेस्पोटिज्म का क्या मतलब है, ये भैया डेस्पोटिज्म क्या लिखा हुआ है, डेस्पोटिज्म मतलब तानाशाही, मतलब कि एब्सोल्यूट मोनार्की भी कह सकते हो, मोनार्कियल सिस्टम, उसी को कहते हैं डेस्पोटिज्म। तो उससे आज़ादी दिलाएगा कौन अब की बार, अब की बार आया है उनका बड़ा भाई फ्रांस। फ्रांस कहता है सबको आज़ादी दिलाएगा तुम्हारा भाई। अब सबका आज़ादी होगा तानाशाही से, और उसको कौन आज़ादी दिलाएगा, ये फ्रांस। ठीक है। ये बिलीव कर लेते हैं सारे के सारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कि हम तो आज़ाद हो गए, तुम्हें भी आज़ाद करेंगे। अब आगे देखिए, व्हेन न्यूज़ स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप में ये न्यूज़ स्प्रेड हो जाता है। क्या न्यूज़ स्प्रेड होता है कि यही वाला कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज बिलीव दैट फ्रांस हैड द मिशन टू फ्री यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। अब धीरे धीरे करके जितने स्टूडेंट्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, पिछले भी मतलब हम हर बार यही बोलते हैं कि कहीं भी अगर रेवोल्यूशन आता है तो उसको कौन लेकर के आएगा, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे मिडिल क्लास। जब भी कोई भी तरीके का रेवोल्यूशन आएगा तो यही लोग रहेंगे, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे मिडिल क्लास। उसके बाद बताता है स्टार्टेड जैकोबिन क्लब्स इन डिफरेंट कंट्रीज। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़े थे कि अलग अलग टाइप के जैकोबिन क्लब्स बनने लगे थे, उनके उस टाइप की पैंट हुआ करती थी, टोपियाँ लगाते थे, है ना। तो वो पूरा का पूरा बस इतना याद रखना कि स्टार्टेड जैकोबिन क्लब्स इन डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि वो क्लास 9 का है। तो उसमें जाकर देखो ना भैया, इसमें तो पूरा का पूरा अभी चल रहा है क्लास 10 का, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। हालांकि इतना बस पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी है। उसके बाद बताता है फ्रेंच आर्मीज एंटेड। अब फ्रेंच आर्मीज कहाँ कहाँ जाकर के लोगों को प्रभावित करने लगे कि आइए हमारे रेवोल्यूशन का पार्ट बनिए, तुम्हें आज़ादी चाहिए, तुम्हें नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए। ये कहाँ कहाँ पर उन्होंने स्प्रेड किया, तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सारी जगहों पर उन्होंने पूरा का पूरा क्या कर दिया बाबू, नेशनलिज्म का फीलिंग को स्प्रेड कर दिया। कहाँ कहाँ पर, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, चार जगहों का नाम याद रखोगे काफ़ी है। ठीक है। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, और इससे क्या हुआ, यहाँ से फिर वो पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया। और बस फिर खेल बनता है आपका नेशनलिज्म का। कि अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक इसमें आता है कि कैसे जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने कैसे पूरा का पूरा आया, वो किस टाइप के चेंजेस लाए, क्या नेपोलियन अच्छा था, बुरा था, कैसा आदमी था नेपोलियन, और किस किस टाइप से उसने लोगों के लिए अच्छाई करी, किस किस टाइप से बुराई करी। अगर वो अच्छाई कर रहा था तो क्या कहीं उसका कुछ मतलब अपना
पर्सनल इंटरेस्ट था या फिर सचमुच में वो एक अच्छा आदमी था। तो इसको देखते हैं।